नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो समाजशास्त्र नाम का विषय है उसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ से, जो कि पाठ का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इस चैप्टर से पिछले साल यानी कि 2019-20 वाला जो परीक्षा हुआ था उसमें बहुविकल्पी से इस चैप्टर से प्रश्न मुख्य रूप से नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए 2020-21 या उसके आगे वाली परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है अपने आप में। तो 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसको बहुआयामी दृष्टिकोण के हिसाब से इस तरीके से चर्चा करेंगे ताकि अगर अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन आसानी से किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम एक एक क्वेश्चन को लें और उसको फटाफट चर्चा कर लें तो वो आधा अधूरा ज्ञान एक तरीके से रह जाएगा। पूरा संपूर्ण ज्ञान लेना भी अभी व्यावहारिक नहीं है और ना ही ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। लेकिन कम से कम हर एक बहुविकल्पी प्रश्न से कम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इतना तो ले ही लें कि अगर उससे लघुत्तरीय या 50 शब्दों में 100 सवा 100 शब्दों में आंसर लिखने के लिए आ जाए तो उसको हम लोग आसानी से लिख सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। तो इसमें पहला प्रश्न है, ये जो चैप्टर का नाम है वो औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास है। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में वो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है या औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये है औद्योगिक क्रांति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो स्पेलिंग बोल दूँ INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, रिवॉल्यूशन की REVOLUTION। औद्योगिक क्रांति की इंग्लिश हो गई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से पश्चिम के जो देश थे जैसे कि यूरोपीय कंट्री जो थे वहाँ पर कुछ बदलाव वहाँ के समाज में, वहाँ के तकनीकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ बदलाव आना आरंभ हो गए थे, जिसके कारण से धीरे धीरे वहाँ की जो लोग थे वो धीरे धीरे उद्योगों की ओर अग्रसर हुए क्योंकि तकनीकी विकास हुआ। वहाँ पर कुछ संसाधन उनके पास मुहैया थे, जैसे कि तकनीकी संसाधन प्रमुख संसाधन होता है, और वो धीरे धीरे औपनिवेशिक युग में भी घुस रहे थे। अमेरिका को उपनिवेश बनाए थे, भारत को उपनिवेश बनाए थे, श्रीलंका को, इंडोनेशिया, दुनिया भर को इंग्लैंड वालों ने या यूरोपीय कंट्रियों ने उपनिवेश बना कर रखा था। तो एक तरीके से उनके लिए मानव संसाधन या कहें कि प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं थी। तो इसलिए यूरोपीय कंट्री खास करके इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति बहुत तेज़ी से फला फूला। और औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था अगर ये प्रश्न पूछ ले तो ओर्नोल्ड टायनबी, ये एक हैं ओर्नोल्ड टायनबी, इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने 1844 में एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 1844 में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था आर्नोल्ड टायनबी। उसमें सबसे पहले इन्होंने औद्योगिक क्रांति या कहें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था अपनी इस पुस्तक में। अगर हम देखें कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस उद्योगों से हुआ तो वस्त्र उद्योग उसमें मुख्य रूप से था। वस्त्र उद्योग, क्योंकि इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग काफ़ी अच्छे से पनप रहा था, तो वहाँ पे वस्त्र उद्योग जो थे यानी कि हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थे उसमें मशीनीकरण बढ़ रहे थे। यानी कि पहले लोग अपने हाथों के माध्यम से हथकरघा उद्योग के माध्यम से वस्त्र उद्योग करते थे, लेकिन वहाँ पे जब धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ तो मशीनीकरण का युग होने लगा। यानी कि जो वस्त्र वगैरह थे वो बड़ी बड़ी मिलों में बनने लगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका सूत्रपात हुआ। और मशीनीकरण अगर हुआ है तो मशीनीकरण होने का मतलब यह है कि लोहे का विकास तो ज़रूर हुआ रहा होगा। तो लोहा बनाने की तकनीक का विकास हुआ पहले, उससे मशीनों का निर्माण हुआ, मशीनों का जब निर्माण हुआ तो उससे वस्त्रों का उत्पादन जो है तेज़ी से और जल्दी जल्दी मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में होने लगा। उसके बाद कोयले से भाप की शक्ति का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, जिससे भी मशीनों में जब शक्ति यानी कि पावर का भी इस्तेमाल जब करना शुरू किए तो उत्पादन जो है और तेज़ी से बढ़ने लगा।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछे कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ, तो हम उसका जवाब लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, जिसका सूत्रपात सबसे पहले वस्त्र उद्योग से हुआ था। वस्त्र उद्योग में मशीनीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। मशीनीकरण, चूँकि लोहे की तकनीक का जब विकास हुआ तो मशीनें बनी, जिसके कारण से वस्त्र उद्योग में भारी मात्रा में उत्पादन होना शुरू हो गया। और कोयले के भाप की शक्ति से, यानी कोयले के माध्यम से भाप की शक्ति से उन्होंने पावर को कंज्यूम करना शुरू किया, जिससे भी उन्होंने मशीनों में जब पावर्स का प्रयोग करना शुरू किया तो उत्पादन और ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। कोई भी उद्योग हो, उसमें पूंजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उसके लिए इंग्लैंड के लोगों को पूंजी की आवश्यकता थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन या सस्ते श्रम वगैरह हो गए तो इनकी आवश्यकता थी, या प्राकृतिक संसाधन वगैरह हो गए तो इसकी आवश्यकता थी। तो भारत जैसे देश को इन्होंने उपनिवेश बनाया, उसको गुलाम बना लिया एक तरीके से, और यहाँ से उनको कच्चा माल या सस्ते श्रम वगैरह, श्रमिक वगैरह मिल जाया करते थे, जिससे वहाँ पे औद्योगिक क्रांति तेज़ी से बढ़ा। अगर प्रश्न में पूछे कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो 1760 से 1840 ईस्वी के बीच में औद्योगिक क्रांति हुआ। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो इंग्लैंड से शुरू हुआ, ये प्रश्न में पूछा गया है। अगर प्रश्न में ऑप्शन ये दे कि यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुआ, यूके से, तो उस पर सही लगा देंगे। अगर यूके नहीं दिया हुआ है, इंग्लैंड दिया हुआ है, तो इंग्लैंड पे सही लगा देंगे। एक चीज़ थोड़ा ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसको समझ लें। इंग्लैंड की क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, महान क्रांति भी कहते हैं, ये 1688 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड में। लेकिन ये औद्योगिक क्रांति जो है वो भी इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो 1760 से 1840 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये दो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिक उत्पादन संकल्पना से है? तो कार्ल मार्क्स, ये रूस के थे। मैक्स वेबर, ये जर्मनी के थे। एमिल दुर्खीम, ये फ्रांस के थे। तो इनके बारे में एक एक लाइन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने उत्पादन के बारे में क्या बातें कहीं औद्योगिक उत्पादन की संकल्पना में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन तीनों महान लोग जो थे, इनका क्या थ्योरी था, क्या कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो औद्योगिक उत्पादन के संबंध में संकल्पना जो दिया था, इन्होंने थ्योरीज दी थी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन के संबंध बदलने की प्रक्रिया में वर्गीय चेतना विकसित होती है और उत्पादक शक्तियों की चेतना भी इसी तरह बदलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी इंडस्ट्री जैसे लगती है, तो जो इंडस्ट्री कोई भी व्यक्ति लगाता है तो वो सोचता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, यानी कि जो मालिक होता है वो सोचता है कि उत्पादन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और श्रमिक क्या चाहता है, लेबर क्या चाहता है कि उससे इतना ज़्यादा खटवाया ना जाए, इतना ज़्यादा मेहनत ना करवाया जाए। तो इस प्रकार से एक वर्ग मालिकों का, यानी कि पूंजीपतियों का बन जाता है, एक वर्ग श्रमिकों का बन जाता है, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। इन्होंने एक संकल्पना आगे बढ़ाते हुए उसी में दिया था मार्क्स ने, कि समाजवाद की स्थिति आने पर उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का आधिपत्य नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज का रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो वर्गीय चेतना जब धीरे धीरे जगेगी, जब श्रमिक वर्ग जगेगा, उसमें जागरूकता का प्रसार होगा, तो वो अपने हक की जब डिमांड करने लगेंगे, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब समाजवाद की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। और समाजवाद वह स्थिति होगी जिसमें कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जो है उत्पादन के साधनों पर अकेले उसका अधिकार नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का अधिकार होगा। ये समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने दी थी उत्पादन के संबंध में। एक महान भूत हैं मैक्स वेबर, ये जर्मनी के थे। इन्होंने पूंजीवाद के सिद्धांत दिया था। पूंजीवाद क्या होता है उसको उन्होंने परिभाषित किया था मैक्स वेबर ने। वह आर्थिक प्रणाली या तंत्र जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है,
यानी कि पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको मोटी मोटा हम कह सकते हैं पूंजीवाद है। एमिल दुर्खीम ये फ्रांस के थे और इनको आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने भी उत्पादन के संबंध में ऐसी ही संकल्पना दी थी। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम ये तीनों लोग एक ही क्वालिटी के या एक ही विचारधारा के व्यक्तित्व थे। तो अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछे कि औद्योगिक उत्पादन के संबंध में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम या इनमें से किसी एक की संकल्पना को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर ये सभी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक उत्पादन के संबंध में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम इन तीनों लोगों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी थीं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से व्यवसाय भारतीय समाज में उच्च आर्थिक स्थिति वाला है? यानी कि कौन से ऐसे व्यवसाय हैं या बिजनेस है जो ज़्यादा मात्रा में फ़ायदे देते हैं, ज़्यादा लोग उसमें कमाई करते हैं? तो मेडिसिन यानी कि डॉक्टरी क्षेत्र हो गया, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म वाला क्षेत्र हो गया, कानून यानी कि लॉ का क्षेत्र हो गया, जो वकील वगैरह बनते हैं, तो इसमें कमाई अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से बांटें कि जो काम होते हैं वो किन किन सेक्टर्स में होते हैं, तो 3 प्रमुख सेक्टर होता है। एक कृषि, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, एक विनिर्माण मतलब कि हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर। अगर रोजगार के हिसाब से देखें कि तीनों सेक्टर्स में कितने प्रतिशत की मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है, तो कृषि सेक्टर में 60% रोजगार मिलता है, विनिर्माण सेक्टर में 27% रोजगार मिलता है, और सेवा क्षेत्र में 23% सबसे कम। यानी कृषि सेक्टर में 60% सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि में ही लोगों को मिलता है, लेकिन जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है, मात्र 17% है। विनिर्माण में 27% का रोजगार मिलता है और जीडीपी में करीब 27% का इसका योगदान भी होता है विनिर्माण क्षेत्र का। और सेवा जो क्षेत्र है उसमें 23% की रोजगार की संभावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बहुत बड़ा है, 56%, 55-56% इसका योगदान है। तो जो पत्रकारिता या कानून हो गया या इस प्रकार के जो मेडिसिन सेक्टर हो गए, ये सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र में देख सकते हैं कि जीडीपी में अधिक योगदान है, मतलब, और रोज़गार इसमें कम है, यानी कि कम लोग ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं जिसका जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, मतलब कि उनका जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन अधिक हो रहा है लेकिन रोज़गार कम है, वहाँ पर कम लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे सैलरी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो सेवा सेक्टर में ही वो सारे आते हैं, पत्रकारिता, कानून, मेडिसिन, ये सारे पत्रकारिता सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। तो उनका तुलनात्मक रूप से उनकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कौन से व्यवसाय भारतीय समाज में उच्च आर्थिक स्थिति वाले हैं? तो मेडिसिन, पत्रकारिता, कानून ये तीनों हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही सेवा क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि औद्योगिकरण व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है? तो फेयरचाइल्ड ने कहा था। औद्योगिकरण व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा, यानी कि जो जनरल साइंस होता है, व्यवहारिक विज्ञान मतलब जनरल साइंस जो होता है, उसका प्रयोग करके जब प्रौद्योगिकी विकास किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम जेम्स वाट को ले लें, तो जेम्स वाट ने सीधा सा एक साइंस जो जनरल साइंस था कि भाप जब ऊपर आएगा तो वो किसी न किसी वस्तु अगर भाप के ऊपर है तो उसको हिलाए डुलाएगी, तो उन्होंने भाप की शक्ति का अंदाज़ा उस समय लगा लिया, तो उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया। तो जनरल साइंस का उन्होंने प्रयोग जो है टेक्नोलॉजिकल साइंस में या टेक्नोलॉजी में उन्होंने कर दिया। तो वही चीज़ इन्होंने फेयरचाइल्ड ने बताया है कि औद्योगिकरण जो है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, वो व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। जैसे कि जेम्स वाट ने जिस प्रकार से जनरल साइंस को टेक्नोलॉजिकल फील्ड में उसको लेकर के आए, तो वो एक औद्योगिकरण की एक प्रक्रिया है। तो ये जो सिद्धांत था उसको फेयरचाइल्ड ने दिया था। अगला प्रश्न, निर्जीव ऊर्जा में सम्मिलित है। ये प्रश्न शायद थोड़ा सा गलत है, इसमें इस तरीके से शायद इनको पूछना चाहिए था कि नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है या अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, इसको पहले थोड़ा समझ लें।
नवीकरणीय ऊर्जा मतलब होता है कि जैसे कि शब्द से ही मालूम हो रहा है कि ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए सौर ऊर्जा है तो सोलर सोलर पैनल लगा दिया तो उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उससे हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, तो उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। मतलब कि ये कि ऐसा नहीं है कि सौर ऊर्जा ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कि बैटरी से ऊर्जा ख़त्म हो जाए, लेकिन सोलर जो एनर्जी है वो हमेशा हमें प्राकृतिक रूप से मिलती रहेगी। तो ये हो गया सोलर एनर्जी जो कि नवीकरणीय ऊर्जा है। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा हो जाता है, पवन चक्की हो जाता है, भूतापीय ऊर्जा हो जाता है, बायोगैस बायोमास जो गोबर से बायोगैस बनाते हैं, तो वो सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा वेस्ट ऊर्जा होते हैं या ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जिनका अ, नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर उनका उत्पादन एक बार हो गया है तो वो पुनः उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि तेल का कुआं से पेट्रोल निकाल लिए तो पेट्रोल का एक बार प्रयोग कर लेंगे गाड़ी मोटर में, तो एक बार वो ख़त्म हो गया तो हवा में उड़ गया, अब दोबारा से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जितनी मात्रा प्राकृतिक रूप में संसाधन की उपलब्ध है और उसका दोहन हम करते जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो निश्चित है और उसका जब धीरे धीरे इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा, तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो उसमें पेट्रोल डीजल ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें कह रहा है निर्जीव ऊर्जा में सम्मिलित है, तो विद्युत कोयला डीजल ये सारे जो हैं अनवीकरणीय ऊर्जा या निर्जीव ऊर्जा में सम्मिलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य है जिसका इससे समापन होता है। यानी कि औद्योगिकरण का उद्देश्य क्या है, तो इसका हमने लिस्ट बना रखा है पूरा, पुस्तकों में ठीक से दिया नहीं हुआ है तो एक लिस्ट मैंने बनाया है। औद्योगिकरण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। एक तो आर्थिक विकास उद्देश्य होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औद्योगिकरण के किन्हीं 4-5 उद्देश्यों का वर्णन करें, तो 100-200 शब्दों में इसको विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो औद्योगिकरण का एक उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है राष्ट्रीय प्रगति, यानी कि नेशनल ग्रोथ। एक होता है रोज़गार को बढ़ाना, उद्योग लगेंगे तो रोज़गार बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे। उत्पादन होती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी पर कैपिटा इनकम वो भी बढ़ता है, जीवन स्तर सुधरता है, यानी कि कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल जो है वो सुधरती है, आधुनिकता की ओर समाज बढ़ता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन होता है, अंधविश्वास में कमी होती है, गरीबी का उन्मूलन होता है, गरीबी खत्म होती है धीरे धीरे उद्योग लगने से, और वैज्ञानिक प्रगति होती है। तो ये औद्योगिकरण के कुछ उद्देश्य हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य है जिसका इससे समापन होता है, तो गरीबी उन्नयन या गरीबी उन्मूलन कह सकते हैं, अंधविश्वास की समाप्ति, दरिद्रता की समाप्ति, ये तीनों सही हैं क्योंकि औद्योगिकरण से ये सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से नहीं थे। तो प्रथम आधुनिक उद्योग कौन कौन से थे, कोयला था, जूट था, रेलवे था और रुई उद्योग था। ये प्रथम आधुनिक उद्योग थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो शुरू शुरू में इसी पर ध्यान दिया गया था, जो प्राइमरी सेक्टर थे इसी पर ध्यान दिया गया था, टेक्सटाइल वगैरह पे। ये जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी यानी कि 1956 के बाद से इन सब उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। तो वर्ष 1991 में 3 नीति को अपनाया गया था, एक उदारीकरण, एक निजीकरण, एक वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया उद्योगों में, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक लिबरल यानी कि उदार चरित्र अपनाया जाता है कि कोई अगर व्यक्ति अपना इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया पहले हुआ करती थी कि अगर कोई भी उद्योग लगाना है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब 1991 में क्या हो गया कि उसको उदार बना दिया गया कि अब लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है, सीधा सीधा इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। तो इसी को उदारीकरण कहते हैं, जिसको 1991 में
शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, कोका कोला का विज्ञापन बजट लगभग कितना है? तो 400 करोड़ का। ये कोई निरर्थक प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम स्वरोजगार को प्रोत्साहित करते हैं? स्वरोजगार मतलब एक ऐसा रोजगार जो व्यक्ति खुद ही, जैसे दुकान लगा लिया, बढ़ई का दुकान कर लिया, कोई भी अपना स्वरोजगार कर लिया, तो वो स्वरोजगार कार्यक्रम होता है। तो स्टैंड अप इंडिया, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी। कब की थी? तो डेट भी लिखा हुआ हमने। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की थी 5 अप्रैल 2016 को, और मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी 25 सितंबर 2014 को। ये दोनों डेट याद रखना जरूरी है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को और मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। तो इन दोनों ही का उद्देश्य जो था वो स्वरोजगार को बढ़ाना था। अगला प्रश्न, किसने कहा कि प्रति व्यक्ति तथा यंत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है? तो एक महानुभाव हुए थे, टेलर। टेलर का पूरा नाम क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लें। टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विनस्लो टेलर है। फ्रेडरिक विनस्लो टेलर। इन्होंने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ये कि उद्योगों में जो व्यक्ति कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे अधिक से अधिक कैसे हम उत्पादन करवा लें, यानी कि कम पूंजी से या कहें कि कम सैलरी दे कर के भी हम उनसे कैसे अधिक से अधिक उत्पादन करा लें। इसी को उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम दिया था, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया था। यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें कि जो श्रमिक वर्ग है उनसे अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करा सकें। एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि जो मशीनें होती हैं, जब मशीनें लग जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उद्योग, जो रोज़गार होता है, रोज़गार की कमी होती जाती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या कहें कि मशीनीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, वैसे वैसे रोज़गार कम होते जाते हैं। तो जब जो कम लोग काम कर रहे हैं तो मालिक चाहते हैं कि उन कम लोगों से अधिक कैसे काम कराया जाए मशीनों के माध्यम से। तो उसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा था इन्होंने, टेलर ने। इसको टेलरिज्म या टेलरवाद भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर टेलर हो जाएगा। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना जरूरी है, पहले ही बता दिया, जैसे कि फ्रेडरिक विनस्लो टेलर। 1890 में इन्होंने सिद्धांत दिया था इस बात का, वैज्ञानिक प्रबंधन का। भारत में खदान एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो खदान एक्ट जो है 1952 में लागू हुआ था। खदानें जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उसमें जैसे जहरीली गैसें निकलती हैं, या कभी कभी बाढ़ आ गया तो धंस गया ज़मीन, या कभी थोड़ा सा भूकंप आ गया तो ज़मीन हिल गई इधर उधर। तो जो खदानें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो उस रिस्क से बचाने के लिए, यानी कि उनको जो सिक्योरिटी किट होती हैं या काम के घंटे निर्धारित करना, इस प्रकार के काम करने के लिए 1952 में एक अधिनियम लाया गया था, खदान एक्ट। तो इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा, 1952। अगला, किन उद्योगों में संलग्न कामगारों में नेत्र दोष अधिक विकसित होता है? तो नेत्र दोष, जैसे कुछ ऐसे उद्योग हैं, औद्योगिकरण के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि एक नुकसान ये है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको करने से कुछ न कुछ शारीरिक नुकसान हो जाता है। जैसे कि जरी एवं कढ़ाई उद्योग, जो कढ़ाई मतलब एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी उद्योग, और रूबी एवं हीरा कटाई, हीरा की जो कटाई की जाती है, इन दोनों उद्योगों से नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है। हीरा की कटाई से, क्योंकि हीरा बहुत चमकदार होता है, तो नेत्र दोष होना स्वाभाविक है। पीतल उद्योग से क्या नुकसान होते हैं, इसको भी समझ लें कि पीतल उद्योग से क्या क्या नुकसान है। एक तो कामगारों में अपंगता आ जाती है, अपंगता हो जाने की संभावना होती है। एक तपेदिक, जलन, श्वास संबंधी बीमारियां ये पीतल उद्योग से हो सकते हैं। कुछ अन्य उद्योग भी हैं, जैसे कि ईंट के भट्टों में जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस, सिलिकोसिस ये बीमारी होने की संभावना बनती है।
और एक प्रश्न जो इसमें पूछा ही गया है कि जरी एवं कढ़ाई और रूबी एवं हीरा कटाई जैसे उद्योगों में जो काम करते हैं उनमें नेत्र दोष की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। गुब्बारा उद्योग जो बैलून इंडस्ट्री है उसमें जो काम करते हैं कामगार, उनमें क्या क्या संभावनाएं हो जाती हैं, शारीरिक नुकसान क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक है निमोनिया, श्वास रोग यानी कि ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम, और दिल का दौरा, दमा, ये सारी बीमारियां गुब्बारा उद्योग से हो सकती हैं। और जो कचरा चुनने वाले लोग होते हैं उनमें संक्रामक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। चर्म रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, टिटनेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दमा, श्वास नली अवरोध, तपेदिक, सिलिकोसिस, सर्दी, खांसी, ये सारी संभावनाएं जो हैं वो कचरा बीनने वाले जो होते हैं उनमें ये स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और जो बीड़ी जो बीड़ी उद्योग में काम करते हैं, बीड़ी उद्योग में तपेदिक और श्वास नली अवरोध संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। हथकरघा और पावर लूम कामगारों में जो होता है वो दमा, तपेदिक, श्वास नली अवरोध, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग, नेत्र दोष, जलन, ये सारी संभावनाएं हथकरघा और पावर लूम उद्योग से हो सकती हैं। ताला उद्योग जो होता है, लॉक इंडस्ट्री, उसमें तपेदिक, दमा, दुर्घटना, ये सारे खतरे होने की संभावना होती हैं। और जो कालीन उद्योग होता है यानी कि कारपेट इंडस्ट्री, उसमें विसिनोसिस, दमा तथा तपेदिक, ये रोग होने की संभावना होती है। और चूड़ी उद्योग जो होता है उसमें जो लोग काम करते हैं उसमें ताप आघात, सांस दोष, चर्म रोग तथा कंजक्टिवाइटिस ये सारे रोग होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से नेत्र दोष किस में हो सकता है, तो जरी एवं कढ़ाई में, रूबी एवं हीरा कटाई में। पीतल उद्योग से क्या क्या हो सकता है और अन्य उद्योगों में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिया है। गुब्बारा उद्योग में कार्यरत कामगारों में कौन से रोग होने की संभावना होती है, तो निमोनिया, दमा, हृदय रोग, तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या से संघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो संघ सरकार द्वारा 4 जो मजदूर संघ हैं उनको मान्यता प्राप्त है। एक अखिल भारतीय श्रम संघ, एक हिंदू मजदूर सभा, एक संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस, और एक और है अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस। ये हो गया अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा और संयुक्त श्रम संघ कांग्रेस। ये 4 ऐसी हैं जिनको अखिल भारतीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त है। मजदूर संघ क्या होता है वो उसके बारे में जानकारी होगी कि मजदूर संघ अपने जो श्रमिक लोग काम करते हैं, कामगार लोग काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो जाए, तो इन सारी सुरक्षाओं के लिए श्रमिकों का एक संगठन होता है, ऐच्छिक संगठन होता है, जो श्रमिकों के जो हित होते हैं उसके बारे में वो मुद्दे उठाते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। आशा है कि वीडियो समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो समाजशास्त्र विषय हैं उससे संबंधित जितने भी वीडियो बनाएं उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ताकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके और नंबर भी अच्छे मिल जाएं इंटर में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।